ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो यूडीएचआर में कितने राइट्स अवेलेबल हैं? सो दैट इज द 30 राइट्स आर देयर, राइट? सो व्हाट आर द 30 राइट्स, ठीक है? और यूडीएचआर बेसिकली है क्या, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है that to understand that what it is UDHR. So UDHR में what are human rights? So human rights are basically inherent to us regardless of the nationality, sex, national or ethnic origin, color, religion, language or any other issues. So UDHR basically वो rights है जो हमें किसी भी किसी भी चीज़ पे, लैंग्वेज पे या रिलीजन पे या नेशनलिटी पे हमें किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो, वो अधिकार आपको मिले हैं, वो सारे अधिकार आपको मिले हैं, राइट? सो दैट इज बेसिकली, इफ यू वुड सी that the details of the UDHR, it is given in this slide, that it's an international document in the history of the human rights drafted by the representatives with the different legal and the cultural backgrounds from all regions of the world, right? So declaration consists of the 30 articles detailing an individual's basic rights, fundamental freedom. So ये हमारे सारे fundamental rights हैं जो कि एक इंटरनेशनल बॉडी द्वारा अप्रूव की गई राइट्स है, जो 10th ऑफ दिसंबर को हम लोग एक ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट करते हैं इसी के अगेंस्ट में, बिकॉज इन द 1948 दिस वाज अडॉप्टेड एज इन द राइट एंड द फ्रीडम ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स। ओके, सो यू शुड नोट दिस पॉइंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट इट इज दैट आप डिटेल्स इसमें सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट बस यही है कि ये सारे आर्टिकल्स जो आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 30 जो आप देख रहे हो, दैट इज बेसिकली we all are born free and equal in the article 1. article 30 the rights are inalienable. so ये सारे आर्टिकल्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है, right? These all the rights that it is not an important to remember, but you should know it that what the article 1 2 3 is there and what in the article 30 is there, right? so इतना ही सिर्फ आपको देखना है, nothing is here, it is important. okay, चलिए अगर अगले स्लाइड्स में आते हैं, that next question it is here, that which one of the following is incorrect in the context of the Cinematography Amendment Act. अभी Cinematography Amendment Act 2023, राइट, जो कि एक्चुअल जो सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 में बना था उसके रिगार्ड्स में इम्प्रूवमेंट की गई। 2023 में अमेंडमेंट बिल आया, ठीक है, अमेंडमेंट वो एक्ट बन गया, ठीक है? और वो क्या क्या चेंजेस इसमें की गई हैं, अगर चेंजेस आपको पता है तो यू कैन आंसर दिस क्वेश्चंस वेरी इजीली, राइट? everyone, please answer these questions. okay, apart from camcording and the real, yes exactly. so सभी लोग ने आंसर दे रहे हैं, राइट? सो here basically if you would go, if you note it down, this cinematography amendment act जो है उसमें कई सारे अमेंडमेंट हुए हैं। बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट जो अमेंडमेंट है वो है आपकी पायरेसी को लेकर, राइट? सो द बेसिक इट इज़ दैट अबाउट द पायरेसी, क्योंकि हॉल रिकॉर्डिंग करके, ठीक है, और उसे वेबसाइट पे पब्लिश कर दिया जाता था, फिल्म को बहुत नुकसान होता था, राइट, इससे। सो इस चीज़ के रिगार्ड्स में कई सारे स्ट्रिक्टनेस लाए गए हैं जो कि नए वाले सिनेमेटोग्राफी अमेंडमेंट बिल में आपको दिखेंगे। सो पायरेसी को लेकर इतना श्योर है, दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट, दैट इट इज़ रिलेटेड टू द ऑनलाइन पायरेसी, ठीक है? सेकेंड, इट इज़ द अबाउट द गवर्नमेंट हैज़ डन अवे विद द रिक्वायरमेंट टू रिन्यू द फिल्म लाइसेंस एवरी 10 है, हर 10 साल में, ठीक है, फिल्म की जो लाइसेंस मिली है उसे रिन्यू करना जरूरी होगा, ठीक है? इट इज़ द रिक्वायरमेंट टू रिन्यू द फिल्म लाइसेंस एवरी 10 years. सो दिस इज ऑल्सो अ न्यू थिंग विच इज़ बीन एडेड इन द सिनेमेटोग्राफी अमेंडमेंट। पनिशमेंट को लेकर है, पनिशमेंट इट इज़ नॉट दिस वन, ओके? पनिशमेंट जो है वो आपका जितना प्रोडक्शन का कॉस्ट है फिल्म का उसका 5% आपको देना पड़ेगा, राइट? दैट इज अबाउट।
रिसर्टिफिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द एडिटेड फिल्म ऑफ टेलीविजन ब्रॉडकास्ट। अगर टेलीविजन में ब्रॉडकास्ट करनी है फिल्म को तो री एडिट किया जा सकता है और उसे कुछ सीन्स को हटाया भी जा सकता है। सो रिसर्टिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। इट इज़ रिक्वायर्ड, अलग से सर्टिफिकेट उसे प्रोवाइड किया जाएगा अगर उस फिल्म को टेलीविजन में ब्रॉडकास्ट करनी है तो। सो ये तीन चीज़ें जो है बिल्कुल करेक्ट है, राइट, सिनेमेटोग्राफी अमेंडमेंट बिल को लेकर, ठीक है। अगर आप देखेंगे इसको हमने मेंशन किया हुआ है, व्हाट इट इज चेंजेस इन द 2023 एडिशनल सर्टिफिकेट कैटेगरीज, द बिल एड सर्टेन एडिशनल सर्टिफिकेट कैटेगरी बेस्ड ऑन द एज, ठीक है। जिसमें अगर चेंजेस देखें, क्योंकि क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन द लास्ट टाइम इट हैज़ बीन आस्क्ड, सो दे मे आस्क यू द क्वेश्चन दैट कि अब जो यूए के अंदर है, दैट इज यूए जो है बेसिकली यूनिवर्सल अंडर एडल्ट, ठीक है। सो इस केस में क्या होता था कि हम 12 इयर्स के एज के नीचे बच्चे फिल्म देख सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स और गार्जियन साथ में होना चाहिए, ठीक है। अब इसी यूए को क्लासीफाई जो है बेसिकली कर दिया गया है, दैट इज यूए 7+, यूए 13+ और यूए 16+। अब 3 कैटेगरीज और ऐड हो गई है यूए के अंदर। सो दैट इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर, दैट यूए हैज़ बीन फर्दर categorized into the 3 parts, that is US 7+, UA 13+, and UA 16+, right? So the age endorsement within the UA category by the board will inform the guidance of the parents or guardians and will not be enforceable by the any other persons other than the parents or guardians, right? So they can watch the films, but it is the provision is given under the guidance of the parents or guardians, right? So this further classification has been given under the UA categories, right? आगे जाते हैं तो जो हमने अभी डिस्कस किया है कि सेपरेट सर्टिफिकेशन फॉर द टेलीविजन विच विल बी गिवन, राइट, क्योंकि उसमें से सीन्स जो है हटा, कुछ सीन्स जो है अगर विच इज़ नॉट अप्रोप्रिएट एंड विच इज़ नॉट रिकमेंडेबल फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है, तो वो सीन्स को क्या हटाया जाएगा और टेलीविजन के लिए रीसर्टिफिकेट्स दिया जाएगा, ठीक है। अनऑथराइज्ड रिकॉर्डिंग्स और द एग्जीबिशन टू द पनिशेबल, दैट इज इट्स अबाउट द पायरेसी, राइट। सो किसी भी तरीके का हॉल रिकॉर्डिंग या फिल्म को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, ठीक है, और उसे पब्लिश करना पनिशेबल होगा, राइट। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग विच हैज़ बीन गिवन इट, राइट। इट्स क्लियर टू एवरीवन, होप इट इज़ क्लियर, राइट। सो कुछ शॉर्ट्स में सर्टिफिकेट टू द परपेचुअली वैलिड विच इज़ वैलिड फॉर द 10 years, राइट, विच इज़ टू बी रीन्यूड एवरी 10 years, द फिल्म रिन्यू। सो समराइज में अगर देखा जाए तो फिल्म पायरेसी को लेकर किया गया है, 3 year जेल टर्म है और 5% ऑफ द मूवीज प्रोडक्शन कॉस्ट उसे देना पड़ेगा इफ़ इट इज़ फाउंड दैट इट इज़ पायरेटेड और मूवी जो है डिस्ट्रीब्यूट की गई है इलीगली। थर्ड, इट इज़ अबाउट दैट द सेपरेट सर्टिफिकेट्स फॉर द एग्जीबिशन ऑन द टेलीविजन्स, एंड द फोर्थ, दैट इज अंडर द एक्ट द certificate issued by the board is valid for the 10 years only, which is to be renewed. Okay, it's clear. So these all the 4 to 5 points is important in the Cinematography Amendment Act 2023. It's clear everyone? चलिए, hope it is clear. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। Now the next it is about the question number 3, that is qualitative research will often use what? क्वालिटेटिव रिसर्च में ज़्यादातर क्या यूज़ होता है, कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक्स यूज़ होती है एवरीवन? क्वालिटेटिव रिसर्च में कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक्स यूज़ होती है? यस, सो राइट आंसर इट इज हियर, क्वालिटेटिव रिसर्च में विल ऑफन यूज द स्नोबॉल सैम्पलिंग, ठीक है। स्नोबॉल सैम्पलिंग ज़्यादातर यूज़ होता है, रैंडम सैम्पलिंग आपका क्वांटिटेटिव में ज़्यादातर यूज़ होता है, ये भी आपकी क्वालिटेटिव में यूज़ होता है, राइट। इट इज़ ऑल्सो यूज इन द क्वालिटेटिव बिकॉज, राइट, सो अलग अलग जगह पे अलग अलग रिक्वायरमेंट है, बस स्नोबॉल सैम्पलिंग इज ऑफन यूज, राइट, सबसे ज़्यादा ऑफन यूज मतलब अक्सर यूज होता है स्नोबॉल सैम्पलिंग। What the snowball samplings are, what the random samplings are, what the convenience sampling are, which we had to understand, right? So let's proceed with the next slide, which you will understand this all types of the sampling, right? So इस sampling में देखिए, sampling for the qualitative research में सबसे पहला है आपका snowball sampling. Snowball sampling, why snowball sampling is important or often used for the qualitative research? Because
the this is the structure of the snowball sampling. If you would see, अगर आप देखेंगे, this is the main reference, this is the main reference, and further that participants is referring to the another potential participants, right? So this method is particularly used in the qualitative research when the population being studied is hard to reach and not well defined. ठीक है, जब आपके पास स्टडीज में कुछ चीज़ें डिफाइन नहीं होती है तो हमें एक अच्छा सैम्पलिंग का रिक्वायरमेंट, टेक्निक्स का रिक्वायरमेंट होता है, जो अगर एक रेफरेंस आपको मिला है तो उस रेफरेंस से आप आगे तक भी आप स्टडीज़ को ले जा सकते हैं और उनसे भी आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, राइट? सो व्हेन यू आर एक्सप्लोरिंग द हिडन थिंग्स, then this sampling technique is very important, because traditional sampling methods would not be suitable because that can be the challenging to implement. So that's why we use the snowball sampling techniques, because एक पर्सन से हम बहुत सारे पर्सन तक रेफरेंस ले जा सकते हैं और वहाँ से हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं. इट इज़ वेरी इजीली, राइट? सो बाय रिलाइंग ऑन द रेफरेंस फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट्स, स्नोबॉल सैम्पलिंग हेल्प्स रिसर्चर एक्सेस इंडिविजुअली हु मे नॉट बी इजीली आइडेंटिफाइबल थ्रू अदर मीन्स. ठीक है, सो दिस इज व्हाट द स्नोबॉल सैम्पलिंग्स आर, विच इज वेट. इसको हम चेन सैम्पलिंग भी बोल सकते हैं, राइट? वन चेन इज कनेक्टेड टू द अदर चेन, राइट? सो sampling methods is basically divided into the two parts, probability sampling and the non-probability sampling. These are the, here you can see that probability sampling में simple random cluster systematic stratified ये सारे samplings आते हैं. non probability samplings में ये सारे samplings आपका snowball sampling, purposive, convenience and ये quota samplings that it comes. Okay, so they may ask you the questions, अगर अलग तरीके से भी question पूछ सकते हैं, simple, right? That which of the following are the probability sampling and which of the following are not the probability sampling, which of the following are non-probability sampling and which are of the following are not non-probability sampling. So they may alter the questions. You have to be very alert regarding this sampling techniques, that what are it. So questions are always come from these research areas, and the major areas in the research is sampling techniques. Sampling techniques में बहुत सारे questions बनते हैं. On each of the sampling the questions can be framed, right? So जितने सारे sampling पे questions है उसको solve कर लीजिए, right? So find the questions MCQ related to the samplings. So you would get it many of the MCQs, right? And solve it. So then only the concepts would be clear. Okay. Now next it is that here random and convenience sampling. Random sampling basically it's used in the quantitative, which is each and every unit has an equal chance of getting selections. That is what it's about, the simple random sampling. We use the lottery methods. Like for example, एक बैग में आपके दो बॉल्स हैं, ठीक है, और आपको एक बॉल्स निकालना है. सो दोनों की प्रोबेबिलिटी है इस बॉल्स को सेलेक्ट होने का, राइट? So each and every balls has an equal chance to getting selection, right? So that's it. It is about the simple random sampling. It is considered as the most rigorous sampling methods because it is minimizes the biasness. ठीक है, ये biasness को हटाता है and it ensures that sample is representative of the populations as a whole. Okay, so this is an important. It's about the simple random sampling जो ज़्यादातर quantitative में use होते हुए आप देखेंगे, particularly in the surveys and the experiments basically. Okay, convenient sampling is basically जो easily available है और easily accessible है उसको आप convenient sampling बोलेंगे, right? Rather than using random or structured sampling techniques, convenient sampling relies on the ease of access to the potential participants, right? So you may easily access this all. जो आपके आसपास की जो है उसको आप क्या करते हो, उससे डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, राइट? विच यू फिट कि हाँ ये हमारे स्टडीज़ के लिए परफेक्ट है और ये जो है हमें इजीली एक्सेस हो गया, इजीली अवेलेबल मिल गया, इसलिए हमने डेटा को इनसे कलेक्ट कर लिया. सो दिस इज द सुविधाजनक सैम्पलिंग और यू कैन से एज एन कन्वीनियंट सैम्पलिंग. ओके, नाउ द क्वेश्चन 4 वाज आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रिसर्च स्टेजेस. रिसर्च स्टेजेस मतलब रिसर्च की जो स्टेप्स है, 7 to 8 रिसर्च स्टेप्स होता है जो हमने क्लास में डिस्कस भी किया हुआ है. सो व्हाट इट इज बेसिकली, you have to choose the right answer of these questions.
यस यस परफेक्ट. सो everyone is replying that the answer is true, that is B D C A E. So steps of the research or research stages आपको जानना जरूरी है, right? The first one among all these options, that collection of data, fixation of research problem, hypothesis, review of literature, analysis. So सबसे पहले जो है research problem है, research problem को identify करेंगे, उसको fix करेंगे, right? So first thing it is to understand that is research problem, to identify the research problem, right? और fixation of the research problem, ये सारे research problem is the first thing, right? Research problem. The second it is, if you would see, second हमारा research problem के बाद जो है that is review of literature, ROL. जितनी studies हो चुकी है या जितने बुक्स हैं, जितने आर्टिकल्स हैं, जितने रिलेटेड लिटरेचर आपको मिलेगा, उतना आपके लिए बेनिफिट होगा, राइट? सो दैट इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट इट डाउन अबाउट दिस थिंग्स, दैट रिव्यू ऑफ लिटरेचर इज द सेकेंड थिंग आफ्टर द रिसर्च प्रॉब्लम. ठीक है. थर्ड, इट इज इम्पॉर्टेंट, आफ्टर रिव्यू ऑफ लिटरेचर यू वुड मेक द ऑब्जेक्टिव्स, एंड एज पर द ऑब्जेक्टिव्स एंड द रिव्यू ऑफ लिटरेचर यू वुड फॉर्मुलेट द हाइपोथेसिस. आप हाइपोथेसिस formulate करेंगे. So hypothesis formulation is the next of ROL or the next of objectives of the studies. Okay. Number fourth, that is hypothesis formulate हो गया, उसके बाद data collect करेंगे, right? You will start collecting the data. ठीक है. Data collection is the fourth thing. And then after collecting the data you would start analyzing over your data, collected data. ठीक है. So analyzing the data and report writing is the last thing, that is what it's about. So answer would be B D C A E. Okay, hope this things is clear. Research steps is very important, right? As well as in the paper 1 and paper 2 दोनों में ये important है. Okay, now the next it is, so research stages की सारी explanations आपको यहाँ पे दी गई है. The first thing, research problem, which you would identify and define the research problems. Review of literature, that is comprehensive review of existing literature relevant to your topic, whatever you have chosen, right? Whether it is theories, findings, previous studies and all. Hypothesis formulation, that is based on the review of literature, research problems, research formulate hypothesis, research questions, that it is guide to their studies, right? Collection data है, फिर then it is analyzing and report writing, it is an important, right, which we have described to you. Okay, step of the research, ये सारी चीजें हैं, you can note it down, you can take it as a screenshot as well. ठीक है, steps of the research. अच्छा, दिसंबर 2023 में PYQ UGC NET में क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए. Which of these is not an example of the body language? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से क्वेश्चंस पूछा गया है, कम्युनिकेशन की एरिया से. ओके, नॉट एन एग्जाम्पल. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द बॉडी लैंग्वेज? बॉडी लैंग्वेज का इसमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? ठीक है. फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर्स, इमोजी, पोस्चर्स एंड ऑल. एवरीवन, यस, इमोजी जो है वो आपका एग्जाम्पल नहीं है बॉडी लैंग्वेज का, राइट? द फेशियल एक्सप्रेशंस आर देयर, जेस्चर्स आर देयर एंड पोस्चर्स आर देयर. दिस थ्री थिंग्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज. यू कैन अंडरस्टैंड वेल in the next slide which we had tried to explain. So you can see the body language is the use of the physical behavior, expressions and the mannerism to communicate non-verbally, often done instinctively rather than the consciously. Okay, so you can see in the pictures as well that the neutral, fear, content, disgusted, anger, sad, happy and the surprise, these all are the different facial expressions which have been shown in the pictures, right? So you can see in the gestures as well that movement of the hands and the arms and the body to express ideas, emotions and the messages with the different fingers. You can use it as like we used to do the victory sign, right? In the same way we that the fisting, that when we are angry. Okay, so different gestures that to express the ideas and emotions. Okay, so you can see the emojis as well, which is not an example of the body language. It is used in the electronic communications to convey the emotions, reactions and concepts as well. Okay, so
basically on the WhatsApp, the Facebook, and the different other platforms which is connected to the computers. That too basically it is not found in the physical gestures, right? So we use in the electronic communication this all emojis, right? So that's why it is not considered as in the body language. Postures, that refers to the, you can see the different postures has been given in the example as an example to understand that in the standing and the sitting styles you can see that the body postures basically convey the various messages or the attitudes such as like the confidence or relaxations. Okay, सो दीज आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ द बॉडी लैंग्वेजेस. सो देखिए क्वेश्चन जो है अभी तक हमने 4 to 5 क्वेश्चन जो अभी हमने डिस्कस किया उसमें क्या एनालाइज आप कर रहे हैं. एनालाइज यही है कि यूजीसी नेट एग्जाम में बेसिकली क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल्स होते हैं, बस आपको वो क्वेश्चंस का मतलब समझ में आना चाहिए. ठीक है, आपके आसपास से जुड़े हुए क्वेश्चंस होते हैं. नथिंग इट इज़ वेरी हार्ड कि आपको कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जो आपको समझ में ही नहीं आएगा और वो बाहरी दुनिया से क्वेश्चन है. ठीक है, व्हाट इज रैंसमवेयर. ठीक है, रैंसमवेयर क्या है. रैंसमवेयर वायरस है, एक मालवेयर का एक टाइप है, या इट इज़ हार्डवेयर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, और इट इज़ अ नेटवर्क सिक्योरिटी टूल. इट्स वेरी इजी टू आंसर एवरीवन. सो द राइट आंसर इट इज अ टाइप ऑफ मालवेयर. ठीक है, वायरस जो है ना, वायरस भी क्या है, एक काइंड है, एक टाइप ऑफ मालवेयर ही है. ठीक है, टाइप ऑफ मालवेयर ही है. रैंसमवेयर भी एक टाइप ऑफ मालवेयर ही है, राइट. सो व्हाट इज मालवेयर, राइट. सो वी विल अंडरस्टैंड इन द नेक्स्ट स्लाइड दैट व्हाट द मालवेयर्स एंड द ransomware and the viruses all are, right. So you can see the type of the malware, you can see in the images as well. That is Trojan is a malware, ransomware is a malware, worms are malware, rootkits are malware, backdoors are malware, right. Cryptojacking, spyware, adware, these all are the malware. So malware is basically a big umbrella, that term which covers all sort of the harmful software which can mess with your computers. Under the umbrella you got different types of the malwares like these all which we had discussed, the ransomware, trojans, worms and viruses. Okay, and virus is what, that's basically it's a kind of the seed which affects your computers or the programs in your computer, right. So like the biological virus क्या होता है, that it spreads person to person जो है spread करता है और हमें सर्दी जुकाम हो जाती है. in the same way कंप्यूटर वायरस होता है जो एक दूसरे कंप्यूटर को इन्फेक्ट करता है. ठीक है, that is file to file and computer to computer as like in the biological virus that is spread person to persons, right. in the same way the virus spreads from file to file or computer to computer, okay, which affects your computer and makes the computer run slow or even crashing as well. So ransom is a type of the malware which designed to block the access to the computer systems. बहुत मतलब कहते हैं ना कि वायरस में भी बहुत बड़ा वायरस है तो उसका एक नाम दे दिया गया है. ठीक है, जिस तरीके से हमारी बीमारियों में अगर वायरल होता है तो कई तरीके के बीमारियों का नाम है, उसी तरीके से वायरस में यहाँ पे कंप्यूटर के सिस्टम में कई तरीके का नाम है. रैंसमवेयर बहुत बड़ा वायरस है, बहुत बड़ा मालवेयर है विच ब्लॉक द एक्सेस टू द कंप्यूटर सिस्टम और फाइल और अनटिल सम ऑफ द मनीज एज वेल इज पेड. जब तक आप कुछ पेड अमाउंट पेड नहीं करेंगे तब तक जो है वो मालवेयर्स जो है हटेगा नहीं और आपके सिस्टम्स को बहुत ही स्लो कर सकता है, या कोई फाइल आपसे आपके सिस्टम पे कई सारे बिजनेसेस और ऑर्गेनाइजेशंस और इट मे अफेक्ट द फाइनेंशियल लॉस एज वेल, राइट. सॉफ्टवेयर से सभी चीज़ों को डाउन कर सकता है. ठीक है, इज इट क्लियर. विच आर द ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस. ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन मीन्स इनमें से कौन कौन सा है. फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे, प्रसार भारती, CBFC सत्यजीत राय फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट कोलकाता. Publication division, choose the correct answer from the options given below. Very important questions. This question is important in every exam. सभी exams के लिए questions important है, whether it is CUET, whether it is UGC NET, whether it is any mass communications exams. ठीक है, so सभी exams के लिए very important question it is that what we have to understand first कि autonomous organization होता क्या है और autonomous का मतलब क्या है. ठीक है, yes.
So right answer it is here, that is 2, right? A B D। अगर आप देखेंगे ए बी और डी जो है ये क्या है, ऑटोनॉमस है, ठीक है, ये सारे ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशंस हैं। So now we have to understood that what the autonomous organizations is, right, and what the difference between the autonomous and statutory organizations or statutory body, फिलहाल body, right? Autonomous body and statutory body. Autonomous bodies are set up whenever it is felt certain functions need to be discharged outside the governmental setup with some amount of interdependence and flexibility without day-to-day interference of the government machinery. पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, एक तरीके से सारी पॉलिसी, सारी फंक्शन जो है वो खुद क्रिएट कर सकती है। देयर इज़ नो इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट मशीनरीज, ठीक है, गवर्नमेंट का बहुत ही लेस इंटरफेरेंस होता है और पूरी तरीके से ऑटोनॉमस बॉडीज होती है, राइट, विच इज़ नॉट डिपेंडेंट अपॉन द गवर्नमेंट, की एक पहले से ही दैट इट इज़ ऑलरेडी बॉडीज़, बहुत सारे बॉडीज़ बना दिए जाते हैं और वो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। Statutory bodies is basically you can say as a non-constitutional body which is set up by the parliament, right? Like for example, if you can see, RBI is a statutory body, Press Council of India is a statutory body, UGC is a statutory body, because this all have been passed by the parliament, right? ये that is the RBI के Reserve Bank of India Act 1935, Press Council Act 1978 and UGC Act that is 1956. So the parliament से जो पास होके एक्ट बन जाता है, फिर वहाँ से एक बॉडी बनती है, दैट बेसिकली उसमें हम स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल होता है बिकॉज उसको कॉन्स्टिट्यूशन में किसी तरीके से रेफरेंस नहीं दिया जाता, ठीक है। सो स्टैट्यूटरी बॉडी इज द नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी विच इज सेट अप बाय द पार्लियामेंट ओनली, राइट, एंड ऑटोनॉमस बॉडी इज is that body which is fully independent and flexible. There is no interference or day-to-day interference of the government, okay. This is what the difference is between autonomous and statutory. So let back in the questions, if you will see the Film and Television Institute of India, that is basically autonomous body, and आपका प्रसार भारती is autonomous body and Satyajit Ray Film and Television Institute Kolkata is autonomous bodies. Now understand the each and every पॉइंट हेयर। एफटीआई को अगर देखें जाए तो एफटीआई को समझना बहुत जरूरी है, सारे ऑप्शंस को समझना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकता है। सो दे मे आस्क यू द क्वेश्चंस, ठीक है, दे मे आस्क यू दैट द एफटीआई वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर, दैट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, दैट इज एफटीआई कब आया, कब इंस्टीट्यूट जो है एस्टैब्लिश हुआ, 1960 में ये एस्टैब्लिश हुआ। पहले जो है फिल्म टेलीविजन नहीं था, पहले सिर्फ जो है फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बोला जाता था। अर्लियर इट वाज फॉर्मली नोन एज द फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, बट इन द 1971 द एफटीआई केम टू बी नोन एज द फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बिकॉज टेलीविजन ट्रेनिंग विंग which was earlier functioning in New Delhi, it has been shifted to the Pune in the 1974 and after it become fully added by the Ministry of Information Broadcasting, ठीक है, और उसके बाद से फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हो गया और ऑटोनॉमस सोसाइटीज़ बन गई बिकॉज दैट इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है, विच इज़ रन बाय द गवर्निंग काउंसिल एंड इट्स अपॉइंटेड एज एन डायरेक्टर ऑफ एफटीआई, ठीक है, इट्स क्लियर। सो इट्स इम्पॉर्टेंट, दो चीज़ें हैं, एक ऑटोनॉमस बॉडी है एफटीआई, दूसरा 1960 में हुआ और पहले जो फिल्म नाम था फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया था, इट हैज़ बीन converted into FTII in the 1971, okay. Now the प्रसार भारती is a statutory autonomous body, right? यहाँ पे देखेंगे statutory भी है and autonomous body भी है। So statutory autonomous body established under the प्रसार भारती Act, right? प्रसार भारती एक्ट से ये निकला, तभी जाकर ये statutory बन गया और ये autonomous bodies में भी आ गया, right? So it came into the existence in the 1997. Okay, so a year is very important. Prasar Bharati came into existence in 1997. It is the public service broadcaster of the country. Objective क्या है? Objective it is about that the public service broadcasting are achieved in the terms of Prasar Bharati Act through All India Radio and Doordarshan, which earlier were working as a media units under the Ministry of IB, and since the above said become constituents of the part Prasar Bharati, right? So all India Radio, Doordarshan, DD News, these are the bodies of the Prasar Bharati, ठीक है,
जो कि एक पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग ईच एंड एवरी programs that made under this body only. Okay, it's clear to you everyone. CBFC था, CBFC is not a autonomous body, it is a statutory body under the Ministry of Information and Broadcasting, regulating the public exhibition of the films under the provision of Cinematography Act 1952, which we had discussed. So CBFC में कई सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है. CBFC एक statutory body है, नंबर 1. नंबर 2, CBFC जो है that it is came into existence in 1952, right? Number 3, it is an important that it is headed by the persons and it is a team of 25 administrative members. Okay, it is a team of 25 administrative members that is Mumbai based. CBFC operates through the 9 regional offices. So ये आपकी थर्ड important. Number 4th important is 9 regional offices of the CBFC are, ठीक है. So they may ask you the questions, right, कि which of the following are the not the regional offices of the CBFC, or they may ask you the which of the following are the regional offices of the CBFC. So you should be known कि आपको पता होना चाहिए that Delhi, Chennai, Kolkata, Bangalore, Hyderabad, Thiruvananthapuram, Guwahati, Cuttack and Mumbai are the Central Board of Film Certifications regional offices. Okay, CBFC give the films certification in the 4 categories, that is U, A, UA and S, and further UA has been classified into how many categories everyone? कितनी categories बनी है? Yes, so it is divided into 3 categories UA, that is 7, 13 and 16. Okay, please note it down. And the last important on the CBFC, it is the Prasun Joshi is the current chairman of the CBFC, that he became the 20th person of the August 11, 2017 after the replacing the Pehlaz Nihlani. Okay, clear है? Hope it is clear. ठीक है. No, it's the not in the 4 categories, it is in the 3 categories. Okay, remember, the further it has been categorized into the 3, ठीक है, 4 categories. आप टोटल अगर आप काउंट करें तो दैट इज बेसिकली द 12 भी है, बट इट इज 7, 13 and 16 the further it has been classified. Okay, now Satyajit Ray Film and Television Institute, SRFTI. So Satyajit Ray Film and Television Institute was established in the 1995 by the Government of India and as an autonomous academic institution under the Ministry of Information and Broadcasting. Okay, this SRFTI was registered under the West Bengal Societies Registration Act 1961, which aims to provide the high standard film and television education in India. So film और television को लेकर educations देती है, ठीक है. It's academic institutions which works under the Ministry of IB, right, which was established in the year 1995. It's important, please make it a note. ठीक है. SRFTI offers 3 years post-graduation diploma courses in the 6 specializations. These all are the specializations. Nothing it is an important to note it कि क्या क्या वहाँ पे courses है. ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है. बाकी जो इसमें important है, that establishment year is important and this institute is registered under the West Bengal Societies Registrations, ठीक है, Act, और it is a autonomous academic institutions. ठीक है, note it down. Well, now next it is was the publication divisions, which was your 4th option. ये आपकी 4th option थी. It is an important to note it down the 4th that publication divisions. Publication division जो है गवर्नमेंट की एक रिपोजिटरी बॉडी है जहाँ पे बुक्स को, जर्नल्स को, ये सारी चीज़ को हाईलाइट किया जाता है, राइट. इट्स अ नॉलेज रिपोजिटरी systems which has been established in the 1941, right, which emerged as the premier publishing house of the Government of India. Okay, so 1941 it's important, right. बेसिकली पब्लिकेशन डिविजन्स को इसलिए फॉर्मुलेट किया गया, ठीक है, टू प्रोटेक्ट आवर द इंडियाज हेरिटेज, ठीक है, द क्वालिटी पब्लिकेशंस दैट बेसिकली land on the people, the history of the freedom movement, art and culture, flora and fauna, Gandhian literature, biography and builders of the modern India during the freedom of movement, leading luminaries in the field of culture, philosophy, science, literature and all, ठीक है. Even not in only the speeches of the president and the prime minister's books on contemporary sciences, economy, history, other subject underlying focus on the Indian society and the readership as well.
The third, it is about the bringing out the children's literature as well, that is fictional and non-fictional material with a broad objective of the providing infotainment and spreading awareness in the land, people, heritage, culture and societies, right? So this is all related to the, if it is books is publishing on the societies, land, people, heritage, culture, ठीक है? So this book will be recorded and it will be in the repository, right? So this is the publication division of the government of India, right, which highlighting the subjects of the national importance and India's rich cultural heritage. Okay. इसी पब्लिकेशन डिवीजन के साथ साथ में इम्पॉर्टेंट है एक और डिवीजन है जो अभी नहीं है, फिल्म्स डिवीजन्स, राइट, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं था, बट फॉर द सेक ऑफ द नॉलेज एंड इम्पॉर्टेंट we had inserted these things. So film divisions, it is related to the films, right, that is what that was established in the 1948 under the MHRD, कह रहे हैं, that MIB, Ministry of Information Broadcasting, okay, that produced the documentary and the news magazine for the publicity of the government programs, cinematic records of the Indian history, ठीक है. So जितने गवर्नमेंट की जो अलग अलग है, पब्लिकेशन डिवीज़न हो, फिल्म डिवीज़न हो, सत्यजीत राय फिल्म इंस्टीट्यूट हो या फिर FTII हो, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है. सो बेसिकली दिस फिल्म डिवीजन्स, द ऑब्जेक्टिव्स वाज टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट्रीज and the news magazines that basically which will work for the publicity of the government programs and cinematic records of the Indian history. So लगभग 8000 डॉक्यूमेंट्री जो है फिल्म डिवीजन के द्वारा प्रोड्यूस कर दिया गया है. शॉर्ट फिल्म्स है, एनिमेशन फिल्म्स है, न्यूज़ मैगजीन्स एंड द थीम्स, वेरियस थीम्स दैट बेसिकली एग्रीकल्चर टू आर्ट एंड architecture, from industry to international scenes, from food to the festivals, from healthcare to the housing, from science technology to the sports, from trade and commerce to the transport, and from tribal welfare to the community development, right? So these main activities that performed under these divisions include the production of documentary films, organization of the Mumbai International Film Festival for the documentary, short and animation films, MIF, National Museum of the Indian Cinema, NMIC. So these are the works under which perform under the film televisions, okay. और अभी का एक इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है आपके लिए, दैट ऑल द एक्टिविटीज अंडर द मैंडेट ऑफ द फिल्म डिवीजन हैज बीन ट्रांसफर टू द NFDC, ठीक है. NFDC में ट्रांसफर हो गया. NFDC इज द इम्पॉर्टेंट बॉडी विच विल बी डिस्क्राइब टू यू लेटर ऑन, राइट, विच इज नेशनल फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है. नाउ नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स ऑफ द एडवर्टाइजिंग हिस्ट्री. एडवर्टाइजिंग हिस्ट्री से आपसे क्वेश्चंस पूछा गया है दैट यू हैव टू अरेंज इन अ सीक्वेंस में आपको अरेंज करना है. बहुत ही इजी है, अगर आप क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ेंगे तो बाय एलिमिनेटिंग टेक्निक्स, ठीक है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं. यस, अगर आप देखेंगे प्री प्रिंट ऐसे ही आ गया, ठीक है. उसके बाद प्री प्रिंट के बाद दैट पीरियड ऑफ एडवर्टाइजिंग, द एक्सपेंशन पीरियड ऑफ एडवर्टाइजिंग, देन साइंटिफिक डेवलपमेंट ऑफ एडवर्टाइजिंग, देन मॉडर्न पीरियड, देन अल्ट्रा मॉडर्न पीरियड, राइट. सो पहले मॉडर्न आएगा, उसके बाद ही तो अल्ट्रा मॉडर्न आएगा, ठीक है. सो यू कैन डू विद दिस डी के बाद ई, राइट. सो pre-print would be first, so it is very easy that A B C D E it is given it here, right, that pre-print and initial printing period, right. वहाँ पे सबसे पहले जो एडवर्टीजमेंट जो है, कोई भी प्रिंटिंग चीज़ें नहीं थी, पाम एडवर्टाइजिंग्स बेसिकली. वहाँ पे आप देखेंगे कई, मैं आपको पिक्चर्स भी हमने स्लाइड में लगाया हुआ है, यू कैन सी द प्री प्रिंटिंग इनिशियल प्रिंटिंग पीरियड which basically before printing became widespread. Think an era of the town criers, simply handbills were there, right. The by orally or the word of mouth was main thing and there, because लोग उसी से उन पे रिलाई ज़्यादा होता था, right, that the oral advertisements or you can say the word of mouth advertisements were there which the peoples were relying a lot on it, right. So this was basically a kind of the announcement which spread the word about the product and the events as well, okay. So this is the pre-print. Expansion or period of the advertising में, that is basically
it is after printing which becomes very common. The newspapers, magazines, posters and all which go for the advertisements as we used to see in the today's era. Okay, so after that, the scientific development of the advertisements, that time went on, advertisers started getting smarter. They began using the data and the psychology, right? The psychology to understand what makes the people tick. Okay, तो उनकी बिहेवियर को हम जानना स्टार्ट कर दिए, ठीक है, हाउ दे रिएक्ट टू द प्रोडक्ट्स, ठीक है, उनके सारे बिहेवियर्स को उनको समझने लगे. द सेवरल मॉडल्स एंड थ्योरीज दैट हैज बीन कम ऑन द एडवर्टीजमेंट्स दैट विच यूज टू रीड द एडा मॉडल एंड डैगमार मॉडल्स एंड ऑल. ओके, so this period saw the birth of the market research and the using science to make ads more effective, right? So after the scientific development of the advertising, then it came the modern advertising, that modern period of advertising, so which could be inserted here, like the rise of the radio, televisions, internet, ads and all. Okay, the fully commercial ultra modern period of advertising, that is basically the smartphones, the social media, the targeted ads, right? Advertiser can track your online behavior to show you ads tailored just for you. जो आपको पसंद है, जो आपने कल बात किया फ़ोन पे, वही जो है कम्युनिकेशन को ट्रैक करके आपको एडवर्टीजमेंट दिखाई जा रही है, राइट? सो ऑनलाइन बिहेवियर्स इज बीइंग ट्रैक्ड एंड इट इज शोन टू यू. So think of those Instagram ads for thinking you have been searching for the online. So this is what it's about, the ultra modern period of advertising. Hope this all 5 the different advertising spheres are understand. ठीक है, it is understood everyone? Clear है ये सारे pre-print, expansion period and scientific development, modern period and the fully commercial and ultra modern period. Okay, concepts should be clear. ठीक है, concepts में कोई भी doubts नहीं रहना चाहिए. If it is then please ask. सो ये हिस्ट्री ऑफ एडवर्टाइजिंग है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. फर्दर आपको स्टडीज़ करना है तो हमने ये दिखाया है. यू कैन सी द डिफरेंट एडवर्टीजमेंट्स. ठीक है, पहले जो है वॉल पेंटिंग भी एक तरीके का एडवर्टीजमेंट्स होता था, राइट, विच जो है चाइना में जाकर ज़्यादातर ये पॉपुलर हुआ. यूरोप में जो है एडवर्टीजमेंट किस तरीके से हुआ वो आपको यहाँ पे बताया गया है. ठीक है, इंग्लैंड में जो है एडवर्टीजमेंट किस तरीके से हुआ. फिर जो है एक एग्जांपल्स दिया गया है टोबैको कंपनीज का, विच बिकेम द मेजर एडवर्टाइजर्स एंड द पायनियर, राइट, that the new advertisement techniques after the hiring advertisements to create the positive link with the tobacco smoking. ठीक है, इसको रोकने के लिए कैसे कैंपेन क्रिएट किया गया. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 दैट इज विच बुक्स आर रिटन बाय द थॉमस एल फ्रीडमैन. कौन सी बुक जो है थॉमस एल फ्रीडमैन द्वारा लिखी गई है. Everyone, which books are written by Thomas L. Friedman? So options are these. ठीक है, okay, all right. So right answer it is, that is, if you would see, this is of the Marshall McLuhan. ठीक है, ये मार्शल मैकलुहान का है. अंडरस्टैंडिंग मीडिया द एक्सटेंशन ऑफ. ओके, द Lexis and the Live Tree Understanding Globalization is of the Thomas L. Friedman. Hot, Flat and Crowded, Why We Need Green Revolution is of the Thomas L. Friedman. The Gutenberg Galaxy is of the Marshall McLuhan. The World is Flat is of the Thomas L. Friedman. So what it is, that B and C and E is the answer, right? So that is the first one is the right answer. If you would see here that we had inserted about the Thomas Lawrence Friedman, Thomas L. Friedman. Thomas Lawrence Friedman is an American political commentator, author, reporter and columnist. Why this is important you will understand now. कि आपको ये समझ में आएगा कि ये questions क्यों बना और क्यों दिया गया. ठीक है, why the question has been framed you would understand after understanding these slides. Okay, so
अमेरिकन पॉलिटिकल कमेंटेटर, ऑथर भी है, रिपोर्टर भी है, कॉलमनिस्ट है। ही इज अ 3 टाइम पुलित्जर विनर। ये जानना बहुत जरूरी है, 3 टाइम पुलित्जर विनर, ठीक है, 3 बार पुलित्जर विनर हैं ये। दैट्स व्हाई इट बिकम्स एज एन इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी टू फ्रेम द क्वेश्चन ऑन इट, राइट। सो हु इज अ वीकली कॉलमनिस्ट, द न्यूयॉर्क टाइम्स, ठीक है, न्यूयॉर्क टाइम्स दैट फाउंडेड इन द 1851, बहुत पुराना न्यूज़पेपर, राइट, अबाउट 170 ईयर्स एगो दैट न्यूयॉर्क टाइम्स बेसिकली हो गया। और न्यूयॉर्क टाइम्स की ये वीकली कॉलमनिस्ट है और इनको 3 बार पुलित्जर प्राइज़ मिल चुका है। ही इज़ द ऑथर ऑफ द 7 न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्टसेलर, जिसमें से आपको 3 बुक के बारे में क्वेश्चंस पूछा गया है, राइट। द क्वेश्चन वाज ऑफ दिस 3 बुक्स, दैट लेक्सस एंड द ओलिव ट्री, द वर्ल्ड इज फ्लैट, एंड दैट इज द हॉट, फ्लैट एंड क्राउडेड। सो the other books are of that the from Beirut to the Jerusalem, the Lexus and the Olive Tree, the longitudes and attitudes, the world is flat, the hot, flat and the crowded, that used to be us with Michael Mandelum, and most recently Thank You for Being Late. Okay, that is the recent books which you have to note it down also. So Friedman began his career as a reporter and won 2 Pulitzer Prize in the 1980 for his coverage on conflict in the Lebanon and politics in the Israel, and that followed by a further prize in the 2002 that for a commentary on the war on terror. Okay, so this 3 Pulitzer Prize that mix of questions, right? It is clear everyone, सभी को clear है, very important. चलिए इस क्वेश्चंस के बाद, राइट, बहुत डिटेल में हमने क्वेश्चंस समझने की कोशिश की है, ठीक है। ये 9 क्वेश्चंस सॉल्व होने के बाद आप लोग बताएंगे व्हाट यू थिंक दैट कि ये सारे इतनी एक्सप्लेनेशंस होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, ठीक है, आपको, या फिर शॉर्ट आपको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, वेरी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। आई नीड फीडबैक फ्रॉम यू ऑल कि दिस एक्सप्लेनेशन इज़ इनफ और वी हैव टू शॉर्ट द एक्सप्लेनेशंस, और हमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, बिकॉज तभी जाकर हम चीज़ें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं कि व्हाट यू बेसिकली नीड एट दिस टाइम। So please give your feedback. Each and every feedback is important for me, that this kind of the explanation that you want, और थोड़ा सा short explanation की जाए, because हर questions ज़रूरी है। हम आपको पिक्चर भी हमने इंसर्ट करके आपको बताया कि ताकि आप अच्छे से रिलेट कर पाएँ और समझ पाएँ, राइट। शॉर्ट एक्सप्लेनेशंस, ओके। और अच्छा, तब तक फीडबैक आ रहा है, उसके बाद जो है हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एक काइंड ऑफ द रिविजन्स, ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं ताकि आपको बहुत देर से आप पूरा थ्योरेटिकल काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा सा हो सकता है बोर भी हो रहे हो, इट इज़ एनफ सर, यस। क्योंकि देखिए मुझे लगता है, राइट, एज माई एक्सपीरियंस इज देयर, कि आपको हर ऑप्शन पता होना चाहिए, ठीक है, हर ऑप्शंस, ईच एंड एवरी ऑप्शन इज़ एन इम्पॉर्टेंट, बिकॉज जब तक आप ऑप्शन को नहीं समझेंगे तो ऑप्शन से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक है। सो हमने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं किया, इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो हमने ये बताया हो कि थॉमस एल फ्रीडमैन कहाँ से पढ़े हैं और इनकी एजुकेशन कैसी रही है, इनके माता पिता कौन थे, हमने इससे राइटिंग नहीं किया हुआ है। हमने वही पॉइंट इंसर्ट किया है थॉमस एल फ्रीडमैन को लेकर कि जो क्वेश्चन आ सकते हैं, जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, जो लगता है कि ये आपके पॉइंट्स पता होना चाहिए, वही सारे पॉइंट्स को मैं आपको समझा रहा हूँ, राइट। यस, लिटिल बिट हम शॉर्ट कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन इज गुड, इजी टू हार्ड क्वेश्चन नीड टू बी देयर इन द अपकमिंग सेशंस। इफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड ऑन द टॉपिक, देन टॉपिक शुड बी इलैबोरेटेड, राइट। यस, एग्जैक्टली। सो वही चीज़ मैं अभी यहाँ पे कर रहा हूँ कि जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ, जो क्वेश्चंस हैं उसको हमने शॉर्ट में पॉइंट में यहाँ पे इंसर्ट किया हुआ है। सो ये आफ्टर गोइंग ओवर ऑन द 9th क्वेश्चंस व्हिच वी हैड ट्राई टू एक्सप्लेन यू, ये सिर्फ इतना ही मोटिवेट फीडबैक लेने का था, ठीक है। बाकी मैं इसको थोड़ा और शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हम कर पाएँ, ठीक है। अभी फिर जस्ट
फॉर रिलैक्सिंग योर माइंड, सिर्फ रिलैक्स करने के लिए कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस करते हैं जो हम क्लासेस के दौरान कर चुके हैं, ठीक है, और वो बहुत फास्ट, राइट. सो डेफिनेटली वी आर जस्ट गोइंग टू solve those questions which we had discussed in the sessions. So please stay connected and इसको आप बताएंगे कि what the right answer of those questions. Will not explain much, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे नहीं. ये फर्स्ट टाइम आपके लिए क्वेश्चन है. अगर सेकेंड टाइम हम जब रिवाइज करेंगे तो उतना एक्सप्लेनेशन हम नहीं देंगे, ठीक है, वेरी शॉर्ट एक्सप्लेन करेंगे. फर्स्ट टाइम जो है इस क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, सो फर्स्ट टाइम जो है सारे ऑप्शंस को समझना पड़ रहा है. सो दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू गिव यू द एक्सप्लेनेशंस और बेस्ट एक्सप्लेनेशंस. ओके, नाउ चलिए क्वेश्चंस, रिपीटेड क्वेश्चंस जो है आपका वही. एवरीवन ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चंस इन 10 सेकेंड्स, ठीक है. एवरीवन जल्दी से बताएंगे बिकॉज विल नॉट वेट मच फॉर इट, राइट. यू शुड नो इट about it. That right answer it is the how many years the death of writer Coffee on his book ends, that is 60 years, right. कॉपीराइट आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है, कॉपीराइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. सारे जितने प्रोविजंस है, जितने इंपॉर्टेंट सेक्शंस है उसके आप पढ़ लीजिए, ठीक है. अच्छा, मिल्टन्स व्यूज ऑन द प्रेस फ्रीडम इज रेफर टू एज, ठीक है. हम क्वेश्चन को जस्ट रिवाइज करें क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है ना पुराने क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन से ही क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, ठीक है. यस एवरीवन प्लीज आंसर दिस क्वेश्चंस, इट्स इंपॉर्टेंट. द जॉन मिल्टन व्यूज ऑन द प्रेस फ्रीडम पे जॉन मिल्टन का क्या व्यूज़ था, क्या रिव्यूज़ था और किस चीज़ के रिगार्ड्स में था, राइट. बेसिकली दैट इट इज़ रिगार्ड्स इन द सेंसरशिप ऑन द प्रेस, ठीक है. और द बुक वॉज एरियोपैजिटिका. एरियोपैजिटिका 1644 में ये लिखी गई थी, ठीक है. नाउ द वेयर इज द सेक्रेटरीट ऑफ द ITU. ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है, ठीक है. इसका सेक्रेटरीट कहाँ है? जिनेवा, लंदन, वाशिंगटन, हैम्बर्ग. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट. दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फॉर द पेपर 1 एज वेल बिकॉज पेपर 1 में भी एक क्वेश्चन आ चुका है, पेपर 2 में भी एक क्वेश्चन आ चुका है और कई बार जो ITU से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ITU. द हेडक्वार्टर एंड सेक्रेटरीट इज इन जेनेवा. ओके, चलिए एक ऐसा कंसेप्ट है जिसका आउटकम टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इन द कम्युनिकेशन है, ठीक है. दैट यूज टू सी द टेक्नोलॉजी इज बीइंग प्रोग्रेस इन द कम्युनिकेशन, दैट व्हाट द कंसेप्ट इट कॉल्ड. कंसेप्ट इज हियर दैट इट इज कन्वर्जेंस. ओके, यस, वेरी गुड. अच्छा, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन का जो अपॉइंटमेंट है कितने टर्म के लिए किया जाता है, राइट. For what term that the Press Council of India's chairman is appointed? Yes. So answer is 3 year. ठीक है, 3 साल के लिए चेयरमैन अपॉइंट किया जाता है. ध्यान में रखेंगे ये छोटी छोटी क्वेश्चन से आप 2 साल और 4 साल नहीं लगा के आएंगे, 3 साल, ठीक है. अच्छा, ऑल इंडिया रेडियो के सबसे पहले डायरेक्टर जनरल जो रहे वो कौन है यहाँ पे? दैट राइट आंसर इट इज एज वी हैव डिस्कस्ड मेनी ऑफ द टाइम्स एंड दैट द राइट आंसर इज एस बुखारी वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल. लियोनेल फिल्टन जो थे उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो का नाम रखा था, ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो. चलिए नेक्स्ट, व्हाट वाज डील्ड विद इन फिरोज गांधी एक्ट. फिरोज गांधी एक्ट एवरीवन, एवरीवन आंसर दिस क्वेश्चंस. फिरोज गांधी एक्ट से आप क्या समझते हैं और ये फिरोज गांधी एक्ट किस चीज़ के रिगार्ड में था? इट इज़ पब्लिकेशन ऑफ द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स. फिरोज गांधी ने अपने पार्लियामेंट्स में राइट डिस्कशन के दौरान ये कहा था, दिस इज़ नॉट योर हाउस एंड दिस इज़ नॉट माई हाउस, इट इज़ द हाउस ऑफ द पीपल एंड पीपल शुड नो दैट व्हाट इट इज़ बीइंग डिस्कस्ड इन द चैम्बर, व्हाट इज़ बीइंग डिस्कस्ड इन दिस पार्लियामेंट, राइट. सो पीपल हैव द राइट टू नो दैट व्हाट देयर चूजन रिप्रेजेंटेटिव से और नो इन द पार्लियामेंट, ठीक है. सो दैट इज इट्स रिलेटेड टू द पब्लिकेशन ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स. The title of the cartoon column in the Hindu is what? The Hindu में जो कार्टून कॉलम छपता है उसका एक टाइटल है, क्या है, किस टाइटल से कार्टून छपता है? That here the right answer of this question would not take much time because on these questions because we had to cover the many questions. These are repeated and we are revising the questions. Okay, and the right answer is here, that is D.
बिजनेस एज यूजुअल इज द टाइटल ऑफ द कार्टून विच पब्लिश इन द हिंदू. और यू सेड इट जो बी ऑप्शन है दैट इज बेसिकली द टाइम्स ऑफ इंडिया. ओके, TY में यू सेड इट, दिस इज इन द हिंदू. ओके, नाउ नेक्स्ट इट इज दैट द वर्ड इज मेड बाय द क्रॉपिंग से आप क्या समझते हो. ठीक है, what do you understand by the cropping? That here the right answer of the question is very easy, that is cutting the size of the photo. जब आप फोटो को that you कट करते हो that becomes an cropping. ठीक है, yes. अच्छा, झुम्पा लाहिरी को पुलित्जर प्राइज मिला आर्ट्स कैटेगरी के अंदर, किस नोवेल के लिए मिला? नोवेल का नाम क्या था? वैसे तो इस ऑप्शंस में 2 बुक ऐसा है जो झुम्पा लाहिरी ने लिखा है, लेकिन एक बुक के ऊपर उन्होंने पुलित्जर प्राइज़ उन्हें मिला और उस नोवेल का नाम था इंटरप्रेटर ऑफ मालडीव्स. ठीक है, इंटरप्रेटर ऑफ मालडीव्स, एंड दिस वाज द बुक विच she got the Nobel Prize. And Namesake is also a book that written by the झुम्पा लाहिरी. ठीक है, और नेमसेक के ऊपर एक फिल्म भी बनी हुई है, राइट, वो भी आपको याद रखना चाहिए. मीरा नायर के द्वारा फिल्म बनी हुई है, राइट. एंड दिस बुक इज़ ऑफ द झुम्पा लाहिरी. इनसाइडर जो है वो PV नरसिम्हा द्वारा लिखा गया है, PV नरसिम्हा राव. और विंग्स ऑफ फायर दैट इज बाय द डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम. ठीक है, नेक्स्ट, Public Relations Society of India PRSI that observes the National PR Day on. PRSI that observe the PR Day on. PR Day जो मनाया जाता है that is on 21st of April. ठीक है, 21 अप्रैल को जो है PR Day मनाया जाता है. सो ध्यान में रखेंगे, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जितने इंपॉर्टेंट डेज हैं, राइट, जितने इंपॉर्टेंट डेज हैं, चाहे वो वर्ल्ड थिएटर डे हो, चाहे वो रेडियो डे हो, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हो, या फिर ह्यूमन राइट्स डे हो, ये सारे आपको ध्यान रखने हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. द फर्स्ट प्रेस काउंसिल एक्ट वॉज पास्ड इन. पहला प्रेस काउंसिल एक्ट जो पास हुआ, ठीक है, दैट द राइट आंसर इज इट इज़ 1965. देखिए, ईयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए. सो ये जितने एक्ट रिलेटेड चीज़ें हैं, चाहे वो कॉपीराइट एक्ट हो या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो, RNI हो, वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट हो, ये जितने सारे एक्ट हैं वो सारे आपको ईयर्स वाले आपको पता रहना चाहिए, आपको याद रखने हैं. ठीक है, येलो जर्नलिज्म जो है दैट वाज स्टार्टेड विद होम? मुर्डॉक, पुलित्जर, BG हॉर्निमैन, विंस्टन चर्चिल. यस, येलो जर्नलिज्म दैट इज़ नॉट गुड फॉर द जर्नलिज्म. ठीक है, येलो जर्नलिज्म एक सनसनी खेज या जिसे बोले पित्त पत्रकारिता कहते हैं, राइट. एंड दैट इज स्टार्टेड विद द पुलित्जर प्राइज एंड द मेन दैट इट इज़ कॉल्ड सर्कुलेशन वॉर. ठीक है, which one of the following agencies allocated frequency for the international broadcasting? Everyone. इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग के लिए कौन सी एजेंसी जो है फ्रीक्वेंसी एलोकेट करती है? एंड दैट राइट आंसर इज ITU. ओके, ITU इज द करेक्ट आंसर. चलिए, ओके. द कमीशन अपॉइंटेड टू इन्वेस्टिगेट द तहलका.com. यहाँ पे देखिए, कमीशन इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये ओल्ड क्वेश्चंस है. आपको तहलका को लेकर क्वेश्चंस पूछा जा सकता है. ठीक है, द एडिटर और द पर्सनालिटीज़, द और यू कैन से द हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है. व्हाट वाज द केस विद द तहलका.com? सो तहलका के जो फाउंडर है तरुण देशपाल, राइट, और
Tehelka portal which came to be exist in to that जो अभी 2000 में 2004 में क्या हुआ, 2002 में क्या हुआ, 2003 में क्या हुआ, थोड़ा हिस्ट्री आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, किसी भी न्यूज़पेपर्स का, किसी भी मैगजीन्स का, किसी पोर्टल्स का, थोड़ा सा शॉर्ट हिस्ट्री इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तभी जाकर आप जो है आपके अंदर क्लैरिटी आ सकती है, अदरवाइज़ कितना आप याद करेंगे, ठीक है। कभी कभी किसी चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होता है, आप समझ कर याद करेंगे तो ज़्यादा दिन तक याद रहेगी, याद करके समझेंगे तो भूल जाएंगे, ठीक है। सो याद करके समझना नहीं है, समझ कर याद करना है, ठीक है। So D is the right answer. Justice Venkat Swamy commissions. Later on, Venkat Swamy has resigned in the 2002, and Justice S.N. Fukan was appointed for these investigations of the Tehelka. Okay. Next, the Daniel Pearl who was killed in the Pakistan after the collapse of the Taliban in Afghanistan was the reporter for. Daniel Pearl was the reporter of which newspaper who was killed in the Pakistan after the collapse of Taliban in Afghanistan? Everyone answer this question. Yes, and that is the right answer is Wall Street Journal, ठीक है। सो वॉल स्ट्रीट जर्नल के बारे में पढ़िए, और वॉल स्ट्रीट जर्नल्स के ही जो है रिपोर्टर थे डैनियल पर्ल, राइट, जिनको पाकिस्तान में मारा गया, ठीक है। आपने बहुत पिक्चर्स देखा होगा, ठीक है। डैनियल कभी सर्च मार के देखिएगा पिक्चर, आपको याद आ जाएगा, ठीक है। इट वॉज द केस दैट विच beheaded by the terrorists in the Pakistan in 2002. बाकी देखिए सारे ऑप्शंस में आपको समझा नहीं रहा हूँ। न्यूयॉर्क टाइम्स अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है। 18 बताइए कौन लोग आंसर देते हैं। 1851 में, BBC 1922 में बाय जॉन रीथ। सो ये आपको ध्यान रखना है, ये सारे ऑप्शन, ऐसा नहीं कि ऑप्शन को आप इग्नोर करें, राइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिसमैच, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो मिसमैच है। सो आपके लिए सारे मैगजीन्स इंपॉर्टेंट है, स्क्रीन मैगजीन, फिल्म फेयर मैगजीन, फ्रंटलाइन मैगजीन, फेमिना मैगजीन, ये न्यूज़पेपर, हिंदू न्यूज़पेपर, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, ये सारे आपको ईयर्स रखने हैं याद, और फाउंडर का नाम भी, ठीक है। मैगजीन्स में फाउंडर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ईयर्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर बहुत ही जैसे इंडिया टुडे का इंपॉर्टेंट है, फिल्म फेयर इंपॉर्टेंट है, फ्रंटलाइन इंपॉर्टेंट है। सो द फिल्म फेयर एंड फेमिना इज़ बाय द टाइम्स ग्रुप, ठीक है। इंडियन एक्सप्रेस का जो है वो स्क्रीन मैगजीन है, स्क्रीन मैगजीन ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। फ्रंटलाइन इज ऑफ द हिंदू, ओके। राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी इज गारंटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए क्वेश्चंस का थोड़ा फॉर्मेट बदला गया है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी विच इज गारंटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, दैट इज इन आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21, ठीक है। आर्टिकल 21 इट गारंटीज द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, personal liberty to every individual and state that no person shall be deprived of his life and the personal liberty except according to the procedure established by the law, ठीक है। So this is basically guaranteed in the article 21 which is about the protection of your life and your personal liberty as well, okay। हर individuals का अपना एक पर्सनल स्पेस है, ठीक है, जिसको जैसे जीने का है वैसे तरीके से जिएगा, तो वो जो प्रोटेक्शन है वो कौन देगा, आर्टिकल 21। द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर दैट गांधी जी ब्रॉट आउट इन द साउथ अफ्रीका, इंडिपेंडेंट, फॉरेन, इंडियन ओपिनियन और माई कंट्री।
चलिए, everyone answer? Yes, and the right answer of this question is that Gandhiji brought out in the South Africa the newspaper was the Indian Opinion, which was came in the year 1903. ठीक है, the independent newspaper was bought by the Motilal Nehru. ठीक है. Next, which one of the following is the mismatch? DPA, Kyodo, Jinhua, or Associated Press? These all are the news agencies which you have to say that where it is located. Kyodo is in the Japan, it's correct. Jinhua is in the China, it is correct. DPA is in the Germany, is correct. Associated Press is not in the UK, Associated Press is in the USA, America. Okay, and every years is important which has been given to you, right? So many of the important news agencies not been included here, that is also important. So list of the news agencies they are in the quickie section. Please remember these questions, right? So they may ask you the question in this way also, right? यहाँ पे ईयर नहीं पूछा गया बट आपसे पूछ लिया गया ये सारी चीज़ें कि किस देश की न्यूज एजेंसीज है और क्या इसमें से कौन सा नहीं है. ठीक है, ईयर्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ईयर आपसे यहाँ पे नहीं पूछा गया लेकिन ईयर्स पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, ईयर्स को इग्नोर नहीं करना है. चलिए, एवरीवन व्हाट द राइट आंसर द क्वेश्चंस, व्हिच वन इज मिसमैच? Yes. So right answer of this question is here. Sorry, that is पोगो. पोगो इज़ अ कार्टून चैनल. ये क्या है? कार्टून चैनल है. बाकी ESPN स्पोर्ट्स चैनल है, NDTV न्यूज़ चैनल है, HBO एक मूवी चैनल है. ठीक है, यहाँ पे ईयर्स आपका दिया हुआ है, ईयर्स इज गिवन इट हेयर, प्लीज़ मेक इट अ नोट एंड इसको याद कर लीजिए. ठीक है. TRP क्या है? TRP इज एन इंडेक्स ऑफ व्हाट? टेलीविजन रेटिंग पॉइंट. सो टेलीविजन रेटिंग पॉइंट इज एन इंडेक्स ऑफ व्यूअरशिप, राइट? सो इजी, ए इज़ द करेक्ट आंसर. ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन कभी कभी दिए जाते हैं. ठीक है, ध्यान रखने हिसाब सारे क्वेश्चन गलतियाँ नहीं करनी है. अच्छा, सिलेक्शन रिटेंशन इन द कम्युनिकेशन इम्प्लाइज. कम्युनिकेशन के अंदर एक सेलेक्टिव रिटेंशन थ्योरीज होती है. व्हाट इज इट? इट इज़ अबाउट दैट रिटेन ओनली व्हाट वन वुड लाइक टू. ठीक है, सो राइट आंसर इज A, retain only one what one would like to. So selective retention is relating to the mind, which is a process whereby the people more accurately remember the messages that are very closer to their interest. जो आपके रुचि के करीब है वही चीज़ें आपको ज़्यादातर याद रहती है. So that is what it's about, that retain only what one would like to. So if you are remembering any of the thing which is very closer to your interest, then you will easily remember those things, right? You can remember those messages which is very closer to your values, which is very closer to your belief, right? Very closer to your interest. You will easily remember those messages, right? So that is it's about the selective retentions. So it's in the communication which replies that is retain only what one would like to. चलिए आगे बढ़ते हैं. ISBN refers to Indian Standard Book Number, Intercontinental Standard Book Number, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर. कंफ्यूज नहीं होना है आई से. ठीक है, आई से लोग कंफ्यूज होते हैं कि इंडियन है या कंफ्यूजन यहाँ पे होगा. ठीक है, प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन. Yes. So right answer is
इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, ठीक है। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर, बुक्स दिया हुआ है, आपको करेक्ट पेयर आइडेंटिफाई करना है। जल्दी से फटाफट, जितनी जल्दी आप क्वेश्चंस का आंसर देंगे उतनी जल्दी हम मूव करेंगे, बिकॉज इसमें हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, ये सारा रिवीजन है। Yes. So right answer of this question is Many Voices One World Backbright Commission is of the McLuhan, Marshall McLuhan. So Good Times and Bad Times, Edward T. Moll. Understanding Media is also of the Marshall McLuhan. Silent Language is the Edward T. Hall. ठीक है, Edward T. Hall. Understanding Marshall McLuhan's Good Times Bad Times, that is of the Harold Evans. ठीक है। Extraction of the pictures put together to create a unified effect is what here? ठीक है, we had discussed these things, that is Serge Eisenstein which is given, that is here montage. Montage जो है, that basically it is about this when you are putting into the sequences of all pictures which create an unified effect is called montage. Okay, and montage, that it's basically given by the Serge Eisenstein. Okay, the montage theory, Soviet montage theory, which basically based on the editings. The important role in this theories are the editing. Please ध्यान में रखेंगे. Identify the correct pair of the newspaper and its languages. Correct pair in the newspaper in its languages. Yes. सो देशाभिमानी, ईनाडू, नवभारत, हांती, ये सारे जो है न्यूज़पेपर्स है जो आपको लैंग्वेजेस बताने। यहाँ पे ईयर नहीं पूछा, ठीक है, यहाँ पे आपको फाउंडर नहीं पूछा, यहाँ पे आपको लैंग्वेज पूछा है, ठीक है। सो लैंग्वेज इज इम्पॉर्टेंट, किस लैंग्वेज में ये न्यूज़पेपर पब्लिश होता है। सो देशाभिमानी दैट पब्लिश इन द मलयालम, ठीक है। ईनाडू दैट इज इन द तेलुगु, it's correct. Navbharat that is published in the Hindi, and Thanti newspaper, Daily Thanti, that is newspaper which published in the Tamil. Okay, so these are the languages of the newspapers which you have to also remember the year as well. सबका year भी आपको ध्यान में रखना है। So Thanti newspapers that is in the 1942, Navbharat that is in the 1934, Enadu that is 1974, and Deshabhimani that is 1942 again. Okay, so two of the newspaper which is in the 1942, Deshabhimani, right, of the Malayalam language newspapers, and that is Thanti, that is Tamil newspaper, 1942. Okay, remember these things. Two-step flow theory which was propounded by or advocated by. Two-step flow theory. ये थ्योरी वगैरह जितने लिस्ट ऑफ द थ्योरीज इज गिवन हियर, राइट, लिस्ट ऑफ द थ्योरी एंड मॉडल्स इज गिवन। वो सारे थ्योरी के मॉडल एडवोकेटेड जो है एक बार में याद कर लीजिए, फिनिश कर लीजिए, काम खत्म, ठीक है। बार बार चीज़ें आपको इस तरीके से परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो टू स्टेप फ्लो थ्योरी दैट वाज प्रोपाउंडेड बाय इलिव कास्ट एंड द पॉल लेजसफेल्ड, ठीक है, याद रखना है। डैनियल लर्नर मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी दैट इज बाय द डैनियल लर्नर। वॉल्टर लिपमैन दैट इज द पब्लिक ओपिनियन और प्रोपागेंडा, ठीक है। Osgood, Charles Osgood and Wilbur Schramm, that is the, we used to read the Schramm model of communication, the Osgood model of communications, ठीक है, and the mass media national development, that book is of Wilbur Schramm, and that Daniel Lerner, the passing of the traditional societies. So इन सारे लोग का बुक भी ध्यान में रखना है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कुछ बुक्स है जो आपको लिस्ट बनाकर ये सारे कुछ एक एक दो बुक्स आप याद कर लीजिए, दैट्स एनफ। नेक्स्ट दैट इज आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर। गुजरात, ये आपके फोक कल्चर से पूछा जाता है, ठीक है, कल्चरल कम्युनिकेशन से।
सो कल्चरल कम्युनिकेशन से आपके फोक डांसेस इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। जल्दी से फटाफट बताएंगे ये सारे क्वेश्चंस, इसलिए बिकॉज कमलदीप वी हैड डिस्कस दिस क्वेश्चंस बिकॉज हमने अभी 10 क्वेश्चंस बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है। सो अंडर टू जस्ट रिलैक्स योर माइंड्स टू जस्ट रिवाइज हमने ये क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आप ये सारे क्वेश्चंस आपको पता है, ये सारे क्वेश्चंस आप इजीली कर चुके हैं। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू एंड दिस सेशंस, ठीक है। कल के बारे में आपको बताऊँ, कल की लाइव क्लासेस का टाइमिंग सेम है, राइट, 7:30, ठीक है, 7:30 PM दैट विल बी द क्लासेस। और वहाँ पर बस हम स्टार्ट करेंगे, राइट, दैट इज़ द न्यू क्वेश्चंस, ठीक है, सारे न्यू क्वेश्चंस रहेंगे और दिसंबर के ही क्वेश्चंस होंगे। आगे प्रोसीड करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 तक हम फिनिश कर चुके हैं, राइट, टिल क्वेश्चन 9 वी हैड फिनिश्ड, वी विल गो अहेड टू फिनिश टू रीच, वी विल ट्राई टू रीच द 50, ठीक है, 50 तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 तक। बिकॉज उसमें इसीलिए देखिए टाइम लगता है क्योंकि फर्स्ट टाइम क्वेश्चंस आपके सामने आया है। इस तरीके से क्वेश्चंस आपके सामने नहीं आया कि हम सारे क्वेश्चंस को और सारे ऑप्शंस को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। तो वो सारे क्वेश्चंस हम शॉर्ट में भी करने की कोशिश करेंगे, जैसा कि आपसे आज हमने फीडबैक भी लिया, ठीक है। सो वी विल ट्राई टू कवर ऑल दोज क्वेश्चंस इन वेरी शॉर्ट एंड उसको जितना शॉर्ट समराइज़ कर पाएँ हम उतना कोशिश करेंगे। बट डिटेल आपको स्क्रीन पे दिया रहेगा, चाहे आप अभी के लिए फ़िलहाल आप शॉर्ट समरीज आप समझ लीजिए मुझसे, लेकिन आप डिटेल में उसको पढ़िएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उस स्लाइड में दी गई होगी, ठीक है। सो दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड और फॉर द फर्दर रीडिंग एज वेल, ठीक है। सो हमने 50 क्वेश्चंस के आसपास लगभग हमने रिपीटेड क्वेश्चंस को देखा और 10 क्वेश्चन जो है लगभग हमने न्यू क्वेश्चंस को देखा जो कि दिसंबर 2023 का क्वेश्चन था, ठीक है। कल की क्लासेस में हम जो है लगभग सारे नए क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। वी विल गो फॉर द ऑल न्यू क्वेश्चंस ओनली, ठीक है। और टाइम अगर बचा तो अनदर 50 क्वेश्चन जो है, जो आज जहाँ पे एंड हुआ, अनदर 50 क्वेश्चंस और रिवाइज करेंगे, ठीक है। सो अभी जो टाइम है हमारे पास, जो 1 महीने का बचा है, ठीक है, वट एवर द टाइम विच वी हैड लेफ्ट, ठीक है, उसमें हमें रिवाइज भी साथ साथ में करना है और साथ में हमें नए क्वेश्चंस भी करना है। ऐसा नहीं कि रोज़ रोज़ आपको नया क्वेश्चंस सिर्फ करना है, आपको रिवाइज भी करना है, राइट। रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे और सिर्फ नए क्वेश्चंस करते जा रहे हैं तो आपको बहुत ही दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जो रिवाइज्ड क्वेश्चंस होता है वहीं से जो है सारे क्वेश्चंस कनेक्टेड होता है, ठीक है। सो लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपको फोक डांसेस पूछ लिया जाए और इन्हीं 4 ऑप्शन से एक क्वेश्चंस डायरेक्ट बना दिया जाए तो आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आपने रिवाइज ही नहीं किया है। आपको 4 बार 5 बार 6 बार रिवाइज करना होता है। मास कम्युनिकेशन में आप हम लोगों की जो एज है, वट एवर द एजेस ऑफ द एस्पिरेंट्स आर, किसी के 24, 27, 28, 30, 32 इस तरीके के एजेस होंगे, ठीक है। तो इस एज में हमें याद करना बड़ा मुश्किल काम होता है, ठीक है। तो इसका एक ही तरीका है कि बार बार हम रिवाइज़ करें, ठीक है। इसीलिए मैं आपको रिवाइज़ भी कराता रहता हूँ ताकि आपको उस क्वेश्चन से कनेक्टेड होता है। डायरेक्ट वो क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन उस क्वेश्चंस को आप रिलेट करेंगे दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, राइट।